इससे पहले वाले टिश्यू कल्चर वीडियो में हमने जाना था कि टिश्यू कल्चर टेक्निक में किन की लेबोरेटरी के अंदर किन किन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है। उन इक्विपमेंट्स के बारे में मैंने बताया था, लेमिनार एयरफ्लो, ऑटोक्लेव, पीएच मीटर, सेंट्रीफ्यूज, ओवन, ये किस काम में आते हैं, इनके बारे में हम आपने डिटेल में बातचीत करी थी, बताया था मैंने इसके बारे में। तो अब हम इससे आगे वाला जो प्रोसेस है टिश्यू कल्चर टेक्निक, एक अपने आप में बहुत बड़ा सिस्टम है। किसी भी लेबोरेटरी के अंदर टिश्यू कल्चर करने के लिए हमें 4 से 5-7 दिन की एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाके हम एक टिश्यू कल्चर को प्रॉपर तरीके से कल्चर कर पाते हैं किसी भी टिश्यू को। तो उसके लिए हम आगे चलते हैं कि जो हमने मीडिया लेबोरेटरी के बारे में हमने जान लिया था, अब हम सेकंड कल्चर मीडिया प्रिपरेशन, कल्चर मीडिया कैसे बनाया जाता है किसी भी लैब के अंदर, और वो कल्चर मीडिया को हम मतलब उसका यूज क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कल्चर मीडिया होता है वो लेबोरेटरीज में विभिन्न प्रकार के कल्चर मीडिया होते हैं, जिसका संवर्धन माध्यम अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिलाकर, जैसे कि ऑर्गेनिक कल्चर मीडिया, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अलग अलग प्रकार के दो कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि हार्मोन्स आते हैं, अमीनो एसिड्स आते हैं, या कुछ विशेष प्रकार के सुक्रोज आता है। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे ऐसे केमिकल्स आते हैं जो इनऑर्गेनिक पार्ट उनका होता है, यानी कि जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, या आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, जो भी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कल्चर मीडिया बनाने के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिलाकर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के संवर्धन माध्यम विकसित करे हैं, जिनमें कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कल्चर मीडिया होता है वो होता है मोरासीगे और स्कूब का संवर्धन माध्यम, एमएस मीडिया जिसे बोलते हैं, एमएस मीडिया, मोरासीगे, स्कूब मीडिया, यानी इसका संवर्धन माध्यम है, व्हाइट का संवर्धन माध्यम है, नास एंड टैबेको का संवर्धन माध्यम है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के कल्चर मीडिया बनाए। किसी भी प्लांट को कल्चर करने के लिए, किसी भी टिश्यू को कल्चर करने के लिए हम जो संवर्धन माध्यम बनाते हैं वो कैसे बनाया जाता है, या उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट्स कौन कौन से होंगे, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्लांट है, उस प्लांट का ड्राई वेट कर लिया हम, और उसको सुखाकर उसको ड्राई एश बनाकर उसमें से जो भी कंपोनेंट्स निकालेंगे कि उसके फ्रेश वेट में और उसके ड्राई वेट में कितने कितने कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं, तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं कि उसमें उसके उतने केमिकल्स की आवश्यकता है, मतलब इस प्लांट के अंदर इनसे मिलकर बनेगा है, तो इसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट उतनी होगी। यहाँ पर जो मोरासीगे और स्कूब के जो संवर्धन माध्यम बनाया उसको लेबोरेटरी में जनरली फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर उसको उसके जो सॉल्यूशंस में, जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनिक कंटेंट्स जो होते हैं और इनऑर्गेनिक कंटेंट्स जो होते हैं उनके सॉल्यूशंस बना लिए जाते हैं, क्योंकि सभी को एक साथ मिलाकर नहीं रख सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टॉक सॉल्यूशंस, स्टॉक सॉल्यूशंस बोलते हैं। इनके नामकरण कर दिया जाता है, ए बी सी डी ई, ऐसे अलग अलग वाइड्स में भर के फ्रिज में रख दिया जाता है। अब ए में हम जैसे कुछ अभी मान लीजिए मोरासीग स्कूब है, उसके जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है तो उनको मिलाएंगे नहीं, अभी हम उनको ए में भी कम से कम 15 से 20 कंटेंट्स हैं, तो उन 10-15 कंटेंट्स को अलग अलग मिलाकर उनको दिया जाता है। उन कंटेंट्स में सॉल्यूशंस को ए, बी और सी और डी और ई के आधार पर, यानी कि अलग अलग जो आपस में नॉन रिएक्टेंट होते हैं उन केमिकल्स को मिलाकर उनकी एप्रोप्रिएट मात्रा 1 लीटर कल्चर मीडिया बनाने के लिए हमें कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, उतनी मात्रा हम इसमें बनाकर उसको सॉल्यूशन से बना ली जाती है। और फिर जब भी हमें मीडिया बनाना होता है 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर या 10 लीटर, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी मात्रा को मेजरमेंट करके मीडिया बनाने के लिए काम में ले लेते हैं। और इसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंटेंट्स का भी सॉल्यूशंस होते हैं, वो भी उसी में ही मिला लिए जाते हैं। तो स्टॉक सॉल्यूशंस लंबे समय के लिए नहीं बनाए जाते हैं, थोड़े समय के लिए ही बनाए जाते हैं। जब टिश्यू कल्चर हमें करना होता है तो एमएस मीडिया में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट्स हैं उनमें जो नॉन रिएक्टेंट कंटेंट्स हैं जो आपस में क्रिया नहीं करते हैं उनके सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। अब जो आपके बुक में दिया हुआ है कि एमएस मीडिया बनाने के लिए 1 लीटर कल्चर मीडिया बनाने के लिए ये कंटेंट्स की इतनी मिलीग्राम मात्रा या इतने ग्राम मात्रा की आवश्यकता होगी, तो उनके हम कंटेंट्स ए बी सी और डी और ई इसे सॉल्यूशन बना लिए जाते हैं। जब भी हमें अगर 2
ml लेना है स्टॉक ये, तो फिर हम 10 ml ले लेंगे 2 लीटर के लिए, और 3 लीटर के लिए हम 15 ml ले लेंगे। इस तरह से इनके कंटेंट ले लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जब कल्चर मीडिया बनाते हैं तो उस समय हम इनकी मात्रा को प्रॉपर मात्रा लेके और उसमें प्रॉपर अमाउंट में लेके फिर उसको गर्म करते हैं, और उसमें अगार सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगार 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 एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जो कि एक प्रकार के रेड एलिमेंट जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। तो ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। तो इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है टिश्यू कल्चर में उसका कोई रोल नहीं होता है, दैट इज बिकॉज इट इज पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड को ब्रेक डाउन करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो उसका कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें नहीं आता है। जनरली वो तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अगार को जनरली सेमी सॉलिडिफाइड करने के लिए जो हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट्स मिलाते हैं एमएस मीडिया के, वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो हम जब भी किसी भी एक्सप्लांट को जब फ्लास्क के अंदर डालेंगे और कल्चर करने के लिए प्लांट को लगाएंगे तो वो गिर जाएगा। तो उसको थोड़ा सा जेलिफाई करने के लिए, सेमी सॉलिडिफाई करने के लिए हम उसमें अगार कंटेंट मिला देते हैं। और अगार का नेचर कैसा होता है, जेलेटिनस नेचर होता है, मतलब ये जेलिफाई करता है चीजों को या सॉलिडिफाई करता है। तो हम जो लिक्विड मीडिया बनाएंगे वो 1 लीटर मान लीजिए हम एमएस मीडिया बना रहे हैं, तो उसमें 8 ग्राम के लगभग अगार मिला देंगे। उस 8 ग्राम अगार से वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, थोड़ा सा जेल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसमें प्लांट को एक्सप्लांट को हम आरोपित कर सके, उसमें अंदर एम्बेडेड कर सके, उसमें धंसा सके, और फिर वो अपने आप न्यूट्रिशन को लेके ग्रो करेगा। तो यहाँ कल्चर मीडिया को हम बना के हमने, लेकिन इसको गर्म करना पड़ेगा, अच्छे से मिक्सअप करना पड़ेगा, गर्म करके फिर हम फ्लास्क में पोर कर देते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में। और 1 लीटर मीडिया में हम कंप्लीट 10 से 20 से 25 फ्लास्क को बना सकते हैं, और 20-25 फ्लास्क को नीचे वाले पहले में हम उसको किसी भी फ्लास्क का 1/10 हिस्सा उसका भर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, और फिर एक्सप्लांट को जब उसमें इनोकुलेट करेंगे तो उसे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगा। यहाँ पर सबसे पहले कल्चर मीडिया, किसी भी लैब के अंदर कल्चर मीडिया प्रिपरेशन रूम जो होता है वहाँ पर कल्चर मीडिया बनाया जाता है। आज जैसे मान लीजिए सपोज हमें टिश्यू कल्चर करना है, तो आज हम कल्चर मीडिया बनाएंगे, तो जो भी एमएस मीडिया के जो कंटेंट्स हैं उनको मिलाएंगे और उसको मीडिया को बनाएंगे, उबालेंगे, फिर उसको फ्लास्क में पोर करेंगे और कॉटन प्लग बनाएंगे। उसको कॉटन प्लग्स क्या होते हैं, एरेशन के लिए काम में आते हैं। किसी भी फ्लास्क के अंदर कॉटन प्लग लगा देंगे और फिर उसको ऑटोक्लेव करेंगे, ऑटोक्लेव मशीन में, जिसमें कि उसको जो मीडिया में अगर बाय चांस कोई एंडोस्पोर रह भी गए हो तो वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके लिए हम ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव किए हुए फ्लास्क को साथ में इनॉकुलेशन करने के लिए हम कुछ निडिल फॉरसेप्स को यूज करेंगे, चिमटी का यूज करेंगे, जिनको भी हम अच्छे से स्प्रिट से वॉश करके रेप करके उसको भी ऑटोक्लेव कर लेते हैं साथ में, और 2 बैक्टीरिया को भी ऑटोक्लेव करते हैं, क्योंकि ये सब हमारे इनॉकुलेशन में काम में आने वाली चीजें हैं। जब इनॉकुलेशन करेंगे हम एक्सप्लांट उस समय ये काम में आएंगे। ऑटोक्लेव करने के बाद हम उस मीडिया को बाहर लेते हैं, कल्चर इस कल्चर चेंबर में जो रैक्स लगे होती है उन पर रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मीडिया के उनको रख देंगे और 2 या 3 दिन तक हम वेट करेंगे, मीडिया को जमने के लिए छोड़ देंगे। उसको फ्लास्क को सीधा रखेंगे, नहीं तो वो क्या है कि सेमी सॉलिडिफाइड होता है अगार की वजह से, तो टेढ़ाई रखेंगे तो टेढ़ाई जम जाएगा, फिर हमें इनॉकुलेशन करने में समस्या आएगी। इसलिए हम मीडिया को 2 या 3 दिन के लिए रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोक्लेव करने के बाद हम 2 दिन तक ये देखते हैं कि कहीं कोई बैक्टीरियल स्पोर तो इसमें रह नहीं गया है। अगर किसी फ्लास्क में अंदर उसका कॉटन प्लग एयरटाइट नहीं है तो फिर बैक्टीरिया बाहर से भी जा सकता है और उस फ्लास्क के अंदर जो न्यूट्रिशनल मीडिया है उसमें ग्रो करने लग जाएगा, तो फिर हमारा जो इनॉकुलेशन का प्रोसेस है वो बेकार हो जाएगा। इसलिए हम 1 या 2 दिन तक कॉटन प्लग्स को चेक करते हैं अच्छे से कि भाई किसी भी फ्लास्क के अंदर कोई कंटामिनेशन तो नहीं आया है। अगर कंटामिनेशन नहीं आया है तो फिर हम उन फ्लास्क को इनॉकुलेशन के लिए रेडी मानते हैं और फिर उनको यहाँ पर सब फ्लास्क को उठाकर हैच विंडो में रख दिया जाता है। हैच विंडो ऐसा विंडो होता है जिसमें एक इनॉकुलेशन चैम्बर की तरफ इधर अंदर की तरफ भी स्लाइडिंग डोर होता है, उधर भी स्लाइडिंग डोर होता है। इस स्लाइडिंग डोर को खिसका के सारे के सारे यहाँ पर फ्लास्क यहाँ रख देते हैं और फिर इसको वापस बंद कर देते हैं। फिर हम यहाँ पर से यहाँ से ये रूम जैसे इसमें से जाने का रास्ता होता है एस के आकार का, यहाँ आके मिलता है रास्ता। इस तरह से यहाँ से जाकर ये घूम के जाते हैं जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस पार्टिकल्स इनॉकुलेशन चैम्बर में प्रवेश न करें। और यहाँ पर भी हाई स्पीड वाले ब्लोअर्स लगे होते हैं जिससे किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस नहीं जाए और हम हमारे हाथ को साफ करके और फिर इनॉकुलेशन करने के लिए हम इधर जाते हैं। इधर आकर ये विंडो से ये फ्लास्क उठा लेते हैं, उठाकर इनको इनॉकुलेशन चैम्बर में रख देते हैं। इनॉकुलेशन चैम्बर में जो लेमिनार एयर फ्लो होता है उसमें हम 45 मिनट पहले ही उसका अल्ट्रावायलेट लैंप जलाकर रखते हैं। वहां पर हम स्प्रिट
स्पिरिट की बोतल, स्पिरिट लैम्प और हमारी फोर्सेप्स, और जो हमें एक्सप्लांट को काम में लेना है उसको पहले बाहर रखेंगे। उससे पहले 45 मिनट हम उसके अल्ट्रावायलेट लैंप को जलाकर रखेंगे, जिससे कि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देन उसके बाद हम उसके इनक्यूबेशन चैम्बर में जाएंगे। 45 मिनट बाद अल्ट्रावायलेट लैंप को बंद कर देंगे और हमारे जो फ्लास्क हमने कल्चर के लिए उपयुक्त माने थे उनको लेकर हम लेमिनार एडियो में पहुंच जाते हैं और वहां पर हम एक एप्रोप्रिएट मेथड में बैठकर और मास्क लगाकर और कॉटन प्लग्स में एक्सप्लांट को हम इनोकुलेट करेंगे कि दिस इज द इनोकुलेशन प्रोसेस। तो इनोकुलेशन प्रोसेस के लिए हमने इससे पहले एक चीज आई थी, एक्सप्लांट का सिलेक्शन। जो भी एक्सप्लांट हम लगाना चाहते हैं, मान लीजिए हम किसी भी कैलोटॉक्स प्रोसेसर है उस प्लांट के हम अगर मान लीजिए उसके टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं तो उस एक्सप्लांट का कट करके उसके जहां पर नोडल सेगमेंट होंगे, किसी भी प्लांट के जो नोडल सेगमेंट होते हैं, ये नोडल सेगमेंट, ये वाला हिस्सा यहां से ही बर्ड्स निकलती है, तो ये वाला हिस्सा कट के रख कितना काटना पड़ेगा आपको एक्सप्लांट के रूप में। तो जनरली सबसे बेस्ट जो होता है टिश्यू कल्चर के लिए नोडल सेगमेंट बेस्ट होता है। नोडल सेगमेंट्स का अगर हम यूज करते हैं और इसको 1/3 उसमें डिप करेंगे इनोकुलेशन करने के लिए, तो इनोकुलेशन के लिए जब हम यहाँ नोडल सेगमेंट इसको जो एक्सप्लांट है इसका भी इसके अंदर भी हमने ऑटोक्लेव तो कर लिया, लेकिन हम इसके अंदर अगर मान लीजिए कि कंटामिनेशन हुआ तो उसको भी सरफेस स्टरलाइजेशन करना पड़ता है, सतह का निरस्मीकरण। किसी भी एक्सप्लांट के सतह का निरस्मीकरण करने के लिए मर्क्यूरी क्लोराइड या और अन्य डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करते हैं, जिससे कि उसके सतह का निरस्मीकरण तो हो जाए लेकिन उसके सेल्स डैमेज नहीं हो। तो ऐसे में उसको उसकी एप्रोप्रिएट मात्रा या उसका एक प्रोटोकॉल डेवलप करना पड़ता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के लिए मर्क्यूरी क्लोराइड की कितनी कंसंट्रेशन की आवश्यकता होगी उसको सरफेस को स्टरलाइज करने के लिए, जिससे कि उसके सतह पर उपस्थित कोई भी माइक्रोबायोट जो होते हैं या कोई भी माइक्रोबियल एक्टिविटी करने वाले फंगस, बैक्टीरिया, वायरस वो डिस्ट्रॉय हो जाए और उसका सरफेस स्टरलाइजेशन हो जाए, देन उसको हम इनोकुलेशन चैम्बर में इनोकुलेशन कर सकें। तो ऐसी स्थिति में उसका इनोकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सप्लांट में क्या करना पड़ेगा, सरफेस स्टरलाइजेशन करना पड़ेगा, सतह का निरस्मीकरण करना पड़ेगा और उसके बाद हम फिर उसको इनोकुलेशन के लिए इनोकुलेशन चैम्बर में लेके जाएंगे, जिसमें इनोकुलेशन चैम्बर का ऑलरेडी पहले से फ्यूमिगेशन हो के रखा होगा, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई कंटामिनेशन नहीं हो सकता। और फिर वहां पर हम लेमिनार एडियो को ऑन करेंगे और उसमें 2 स्पिरिट लैम्प को जलाकर उनके फ्लेम के बीच में कॉटन प्लग को हटाएंगे और हमारे एक्सप्लांट के जो सेगमेंट है नोडल सेगमेंट उनको उसके अंदर फ्लास्क के अंदर डिप करेंगे, उसमें एम्बेडेड कर देंगे, उसमें दफा देंगे और फिर उसको हम कॉटन प्लग लगा देंगे और उसको रख देंगे। दैट इज द इनोकुलेशन प्रोसेस कंप्लीट। ऐसे में हमारे ऐसी स्थिति का ध्यान रखते हुए हम करते हैं तो हमारा कल्चर सक्सेस हो जाता है और उस कल्चर को हम कहां शिफ्ट कर देते हैं, फिर हमारे कल्चर चैम्बर में शिफ्ट कर देते हैं। और कल्चर चैम्बर में शिफ्ट करने के बाद इस कल्चर चैम्बर में 24 आवर्स तो लाइट्स ट्यूबलाइट्स जली होती है, जो कि लाइट की विजिबल लाइट होती है, जिसमें कि प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कल्चर मीडिया में जब हम इनको देखते हैं तो 5-4 दिन बाद उनमें शूट्स बनने लग जाते हैं या शूट्स के साथ में रूट्स भी बनने लग जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम शूट्स बनाएंगे या रूट्स बनाएंगे, उसके लिए हम किस तरह के हमने हार्मोन्स का यूज किया है प्लांट के लिए, तो वो हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर ये जो कल्चर मीडिया है यहाँ पर इसमें शूट्स बनेंगे या रूट्स बनेंगे। इसके लिए हम मीडिया में ग्रोथ हार्मोन्स जब मिलाते हैं, जब हम उसको ऑटोक्लेव करते हैं उससे पहले ग्रोथ हार्मोन्स मिलाते हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि हम जनरली प्लांट हार्मोन जो होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन, और आपका ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, यही बेसिक ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हम इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा रखते हैं, साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन कम रखते हैं, तो इसमें प्लांट्स में शूट प्रोलिफरेशन अच्छे से होता है। तो ऐसे में क्या बनेंगे, यहाँ पर शूट्स बनेंगे। फिर इसका सब कल्चर करेंगे अगली बार 10-15 दिन बाद, तो उसमें हमारा अगर हमें रूट्स बनाने हैं, शूट्स के नीचे जड़ें भी तो चाहिए भाई, तो जब रूट्स बनानी है तो फिर हम उसमें ऑक्सीजन साइटोकाइनिन में साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज्यादा कर देंगे, ऑक्सीजन का कम कर देंगे अगली बार मीडिया में। तो अगले मीडिया में जब सब कल्चर करेंगे तो उसमें फिर रूट्स बन जाएंगे। रूट्स के लिए जनरली हम स्लांट्स का यूज करते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब्स का यूज करते हैं। टेस्ट ट्यूब में ऐसे स्लांट्स बनाया जाता है, यानी कि टेढ़ा, उसको लेबोरेटरी के अंदर जब कल्चर मीडिया बनाएंगे तो टेस्ट ट्यूब को टेढ़ा देंगे, थोड़ा सा स्टैंड आता है इस तरह के, तो उसमें स्लांट बन जाता है, तो उससे सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाता है हमें एक्सप्लांट को रिप्लेसमेंट उसको करने के लिए। यहाँ पर इसमें रूट्स बन जाएंगे और चारकोल भी इसमें जनरली मिला दिया जाता है, जिससे कि नेगेटिवली जियोट्रोपिक होने का इनको अनुभव मिलता है और आभास होता है, इसलिए रूट्स जल्दी से डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर हम इनोकुलेशन करते वक्त रूट्स और शूट्स का ये भी कल्चर चैम्बर में हम इनको बना सकते हैं, रूट शूट डेवलप कर सकते हैं। फिर इसमें रखने के बाद इनको हार्डनिंग के लिए इधर लेके जाते हैं
हार्डनिंग के लिए ग्रीन हाउसेस में लेके जाते हैं। ग्रीन हाउसेस में क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर रोज बना दी जाती है, लाइनें बना दी जाती है, यहाँ सबसे पहले जो प्लांटर के लाते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, न्यूअली बोर्न बेबी की तरह होते हैं, बिल्कुल नवजात शिशु की तरह होते हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार के मैकेनिकल टिश्यू डेवलप नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अभी संकटों का सामना तो किया ही नहीं, विषम परिस्थितियों का एडवांस कंडीशन को उन्होंने फेस नहीं किया, इसलिए उनमें मैकेनिकल टिश्यू डेवलप नहीं हुई, क्योंकि हमने सब कुछ तो मीडिया के थ्रू दिया है उनको, सब कुछ मिला है उनको। लेकिन जैसे ही यहाँ इसमें ग्रीन हाउस में जाते हैं, यहाँ ब्लोअर्स चलते हैं, बहुत तेज हवा चलती है, तो उससे वो वहां से हिलते हैं हल्के हल्के, फिर हम यहाँ पर हिलने से क्या होता है, उनमें मैकेनिकल टिश्यू डेवलप होते हैं, फिर उनमें ग्रेडियंट डेवलप की जाती है, 2 दिन या 4 दिन या 3 दिन या 5 दिन या इस तरह से 8-10 दिन ग्रीन हाउस में रखने के बाद उनकी शिफ्टिंग करते करते उनमें हार्डनेस आती है, मैकेनिकल टिश्यू डेवलपमेंट करते हैं। देन इसके बाद उनको इसको बोलते हैं हम एक्लिमेटाइजेशन, दशानुकूलन बोलते हैं कि पौधे के अंदर उसको दशानुकूलित किया जाता है, वास्तविक वातावरण से उसका परिचय कराने के लिए हार्डनिंग की जाती है। यहाँ से इन प्लांट्स को पॉट्स में ट्रांसफर किया जाता है, पॉट्स से फिर फॉर्म में हाउस में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरह से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए टिश्यू कल्चर टेक्निक से पौधे बनाए जाते हैं, जिनकी सक्सेस रेट 14% होती है। तो 14% सक्सेस दर भी अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस दर है टिश्यू कल्चर की, और उससे हम प्लांट्स बना सकते हैं जो सीड से डेवलप नहीं हो सकते, या जिनमें पार्थिव काफी पाई जाती है, या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से उनका आगे प्लांट्स को, उनके जर्म प्लांट्स को सुरक्षित भी रखा जा सकता। ऐसे में टिश्यू कल्चर टेक्निक के माध्यम से हम प्लांट्स बनाते हैं। यहाँ पर ही बीच में एक हम केयरलेस प्रोडक्शन भी करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास डबल साइड प्रेगनेंसी प्लांट, कोई पर्टिकुलर प्लांट, कोई रेयर प्लांट है, तो उसका हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, केयरलेस बनाएंगे। तो केयरलेस के लिए भी यहाँ वापस अगेन हार्मोनी रिस्पांसिबल, जो कल्चर मीडियम में जिस तरह के अपन हार्मोन डालेंगे उसके अनुसार ही केयरलेस का इंडक्शन होगा। और केयरलेस कैसा होता है, ग्रीन हेल्दी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ग्रीन हेल्दी स्ट्रोलिंग चमकदार होता है उनका, उसे केयरलेस कहते हैं। और उस केयरलेस से फिर बाद में सेल सस्पेंशन कल्चर के माध्यम से, एजिटेशन के माध्यम से सेल्स के अलग अलग करके हम उनके भी प्लांट्स बना सकते हैं। और केयरलेस को लंबे समय तक प्लांट चाहे हमें अपने फील्ड में अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन हम केयरलेस इंडक्शन के माध्यम से केयरलेस लेबोरेटरीज में संरक्षण कर सकते हैं। बार-बार सब कल्चर करके उसको हम मतलब कई लंबे समय तक हम लेबोरेटरीज में रख सकते हैं, और बिना मौसम के भी हम उससे प्लांट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना कि टिश्यू कल्चर टेक्निक से इनोकुलेशन कैसे करते हैं, इनोकुलेशन एक्सरसाइज कैसे करते हैं, जो इसके स्टेप्स हैं, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, जिसके माध्यम से हम टिश्यू कल्चर टेक्निक को बेहतर समझ पाए। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से बेसिक 3rd ईयर बॉटनी की बायोटेक्नोलॉजी वाली जो बुक है उसके पेपर की बाकी चीज़ों को स्टडी करेंगे, बाकी टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो इसको आप अच्छे से लर्न करें, समझें, और कोई समस्या हो तो मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू।